डीजल का उपयोग होता है कुछ में इंजनों में और उत्पादन में किसका उपयोग होता है? डीजल का। बोलिए सौर सेल, इसको सोलर सेल बोलते हैं। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। है। सोलर सेल होता है और हमें किस तत्व का प्रयोग किया था? सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व को। सिलिकॉन तत्व को क्या किया था? उपयोग किया जाता है। आगे बोलिए सोना, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? सोना का परमाणु संख्या होता है, इसका संकेत कहेंगे तो होता है AU और परमाणु संख्या होता है 79 होता है। अब देखिए परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या का खोज किया था हेनरिक मोंसले। हेनरिक किया था, मोंसले ने किया था। ठीक है, ये किया था 1913 जब इसी ने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का खोज। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज। आवर्त सारणी का खोज किए थे, तब ये परमाणु संख्या का विकास हुआ था। ठीक है, आप बोलिए परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदार स्तंभ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग या समूह। वर्ग या समूह। इसकी संख्या कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। और जो पारी है एक क्षैतिज के कतार में जो है इस रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त की संख्या कुल कितनी? 7। ठीक है, चलिए बोलिए सोना, सोना को है जो सबसे ज्यादा तन्यता होता है, इसका सबसे ज्यादा तन्यता कौन धातु होता है? सोना। इसका परमाणु संख्या होता है 79 होता है AU। या मुक्त अवस्था में पाया जाता है या किसी से रिएक्शन नहीं करता है। फिर से बोलिए सोना को क्या है? तो सबसे ज्यादा तन्यता होता है, इसका पतला तार सबसे ज्यादा खींचा जाता है। ठीक है, और सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? AU 79। संकेत होता है AU और यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। बोलिए परमाणु संख्या का खोज किया था हेनरिक मोंसले। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का भी खोज किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ा उधर रहता है उसको बोलते हैं वर्ग या समूह। इसकी संख्या कितना है? 18। अब पहले वाले वर्ग को कहते हैं कौन सा धातु? तो क्षारीय धातु। दूसरा वाले के क्षारीय धातु। 17 वाला के हाइड्रोजन तत्व और 18 वाला के अक्रिय शून्य गैस। ठीक है, चलिए इसके बाद में बोलिए वर्ग 18 आवर्त कितने? 7। फिर बोलिए कहता है कि कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता? ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन का योग माने ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का टूटना। तो देखिए ये होता है, कहता है कौन सा क्रिया नहीं है? तो ये है क्या? अपचयन, अपक्षेपण। क्या है? अपक्षेपण में कहता है कि जब दो गो यौगिक मिल जाएगा, दो गो यौगिक मिल जाएगा तो मिलकर फिर दो गो नया यौगिक का निर्माण होगा, उसी को क्या कहते हैं? अपक्षेपण। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखिए हम मान लेता है कि सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। बोलिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों में आपस में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ सोडियम पर कैसन चार्ज? धन आयन, और यहाँ नाइट्रेट पर हो जाएगा ऋण आयन। तो ये धन आयन आएगा, क्या मिल जाएगा? ऋण आयन। देखिए यहाँ बन गया Na हो गया क्या? चिल्ली सल्फेट। या सोडियम नाइट्रेट रासायनिक नाम हो गया चिल्ली सल्फेट बन गया। अब यहाँ पर हो गया क्या? तो ये वो देखिए ये क्लोरीन पर माइनस और ये सिल्वर पर प्लस। तो देखिए प्लस माइनस वाला है ना, तो यहाँ पर बन गया क्या? AgCl। यही बन जाता है अवक्षेप। क्या बनता है? अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप दही जैसा एकदम ठोस बन जाता है, जैसे मक्खन कैसे रहता है मट्ठा महता है, तो उस तरह से। तो यही बनता है अवक्षेपण क्रिया होता है। तो देखिए कहता है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है, तो इसे अपक्षेपण में क्रिया नहीं होता ऑक्सीकरण का। ये सब में होता दहन। दहन माने कोई पदार्थ को जलना, तब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक कोई चीज नहीं जलवे नहीं करेगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन होगा तभी दहन की क्रिया भी होगा। श्वसन, श्वसन मतलब ऊर्जा उत्पन्न होना। जब भोजन अपना शरीर में क्या होता है? पचता है, किसके कारण? ये भी एक ईंधने का काम करता है श्वसन। ठीक है ना, ऑक्सीकरण जाता है तबे क्या होता है? भोजन पाचन होता है, भोजन पचता है तो हमें ऊर्जा मिलता है। इसलिए श्वसन में क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। भोजन का देखिए पाचन, भोजन के पाचन बगैर ऑक्सीजन के होवे नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो श्वसन में हो गया, और फिर क्या होगा? भोजन का पाचन। ये सब में ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, लेकिन अपक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। चलिए इसके बाद आगे
आगे देखिए कहता है ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता। ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता? अब यहाँ पर समझिए कि संयोजकता संयोजकता को कहते हैं वाइलेंसी। क्या कहते हैं? वाइलेंसी। तो वाइलेंसी कहते हैं किसको? तो देखिए अभी आधुनिक अवस्था में टोटल कितने तत्व हैं? 118। तो जितना भी तत्व है वो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 तो इलेक्ट्रॉन। कहेंगे कि कोई भी तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। इसके लिए या जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या जितने इलेक्ट्रॉन को या साझा करेगा, क्या करेगा? साझा। उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता या वाइलेंसी। फिर से समझिए, वैसा तत्व जो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, रखने के लिए वह जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, ग्रहण करे, साझा करे, तो उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता या वाइलेंसी। आई बात समझ में? अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे पड़ते हैं। हम बात कौन तत्व का कर रहा है? ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है कितना? 8। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 गो। तो इसको क्या करना चाहिए? 8 को बनाना चाहिए। कितना? 8। तो 8 को बनावेगा तो देखिए त्यागेगा का, जब एक 1 गो 2 गो 3 गो रहेगा तो 1 रहेगा तब ये त्याग देगा। कारण 8 को चाहिए तो 7 को कोई देगा? ज्यादा हो जाता है तो नहीं देगा। 2 है तो ये इसको दे देगा, 3 रहेगा तो ये दे देगा। ग्रहण कौन कब करेगा? जब 4 रहेगा। और साझा ग्रहण कब करेगा? जब यहाँ रहेगा 5 6 7 तब। और साझा करेगा जब 4 रहेगा तब। 4 को मतलब इसके पास रहेगा, वो दूसरा के पास रहेगा तो कहेगा ले लो तू अपना, हमको फिर दे देना। ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा? हमेशा ये ग्रहण करेगा। तो जो ग्रहण करता है माने कर्जा लेना, ग्रहण करेगा जो ग्रहण करेगा जो कर्जा लेगा तो क्या हो जाएगा उसको? बोलिए प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज? बोलिए जो ग्रहण करेगा ओकरा पर चार्ज हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस कहेंगे तो माने ऋण आयन। क्या कहेंगे? ऋण आयन हो गया। ऋण आयन होगा मतलब अधातु होगा। क्या हो जाएगा? अधातु। अच्छा जे त्याग देगा और पर कैसन चार्ज? प्लस चार्ज। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11। यहाँ पर क्या देंगे? एन इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 2 8 2 10 और 1 11 8 एक होगा ना। तो ये 8 को बनावे ला नहीं कोची करेगा? ये को त्याग देगा। तो यहाँ कह देंगे Na प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये कैसा चीज हो जाएगा? तो हम कहेंगे यह धातु हो जाएगा। जो त्यागेगा ये क्या कहलाएगा? धातु। और कैसन चार्ज? प्लस चार्ज माने धान आयन कहलाएगा। जो ग्रहण करेगा वो ऋण आयन कहलाएगा। वो क्या होगा? अधातु। और जो साझा करेगा वो क्या कहलाएगा? धातु। आई बात समझ में? आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 2 और 6। तो इसको पास 6 है तो कोची करेगा? 6 वाला बोलो ग्रहण। काय को ग्रहण करेगा? 2 करेगा ना। तब वही ना वाइलेंसी का परिभाषा होता है, डिफिनेशन होता है कि 8 को बनावेला या 8 को कर लेने जितना के त्याग दे, ग्रहण करे, साझा करे, वही उतना वाइलेंसी या संयोजकता कहलाता है। तो बताइए इसका वाइलेंसी कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए तो कह दिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मान O2 का वाइलेंसी कितना हो गया? 2। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का कितना? 2। अब यहाँ पर समझिए जो बाह्यतम कक्षा में रहता है ना उसको कहते हैं क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस संयोजकता अलग हो गया, संयोजकता हो गया जो 8 को बनावे करेगा। आप देखिए कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिए जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित रहेगा उसे क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाह्यतम कक्षा के छोड़कर जो अंदर रहेगा उसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो बोलिए ये सोडियम है तो सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो कह देंगे कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 8 10 को। कोर इलेक्ट्रॉन 10 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। कोई दिक्कत? चलिए ये चीज हो गया। आप समझिए आगे सुनिए। कहता है अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए। तो ये कहता है 5.6 से कम।
5.6 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगा। क्या होगा? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मान होना चाहिए। आप देखिए पीएच स्केल, पीएच बोलिए, पीएच स्केल का खोज कौन किया था? सोलेंसन तो लॉरेंसन। कहेंगे लॉरेंसन, सोलेन- लॉरेंसन या सोरेंसन। बोलिए सोरेंसन, लॉरेंसन या सोरेंसन ने किसका खोज किया? पीएच स्केल का। अब पीएच स्केल हो गया ये। तो यहाँ से कहाँ तक मान रहता है? 0 से 14। बोलिए पीएच स्केल पर मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14। और पीएच स्केल का खोज किया था लॉरेंसन। लॉरेंसन ने। बोलिए जिसका पीएच मान रहेगा 7 सात। तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। 7 से कम रहेगा। अम्लीय। 7 से अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से क्षारीय। ज्यादा, 7 से ज्यादा। ये हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। बोलिए सबसे ज्यादा क्षारीय कब होगा? जब पीएच मान 14 14 रहेगा। बोलो जब पीएच मान 14 रहेगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्षारीय। क्षारीय बोलिए होगा। जब पीएच मान 14 रहेगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा क्षारीय। क्षारीय और होगा। जिसका पीएच मान 0 रहेगा उस सबसे ज्यादा अम्लीय। सबसे ज्यादा अम्लीय। कब होगा? जब पीएच मान 0 रहेगा। 7 रहेगा तो उदासीन। कहता है कि बोलिए अम्ल हाइड्रोजन, सुनिए, कहता है कि यदि कोई पदार्थ जाल में घुलकर, कुछ में घुलकर, जल में घुलकर, जाल में घुलकर माने H2O में घुलकर H आयन देता है, H आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे कि अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है। ये एक आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा होता है कि वैसा पदार्थ जो जाल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। और जो कहता है कि जल में घुलकर OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? क्षारीय कहेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारीय। बोलिए जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे क्या कहेंगे? अम्लीय। और जो OH आयन देता है उसको क्षारीय। ठीक है। बोलिए अम्ल होता है जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। खट्टा होता है। और ये क्षारीय कड़वा। होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। ठीक है। बोलिए इसके बाद में बोलिए कि अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर यहाँ पर नाम लिखिएगा अनीला। क्या? अनीला। आ से अम्ल, आ से अम्ल, नी ना से से नीला, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। लाल कर देता है। ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। लाल कर देता है। और क्षार कहेगा तो क्षार नीला को क्या कर देगा? लाल। ठीक है। नीला को लाल करेगा तो अम्ल और लाल को नीला कर देगा तो क्षार हो जाएगा। ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सुनिए। आगे कहता है कि अम्लीय वर्षा का ये तो हो गया। फिर आगे सुनिए, कहता है चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल। तो चींटी के जो डंक होता है या बिच्छू का डंक होता है तो ये होता है मेथेनोइक, मेथेनोइक या इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। बोलिए फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। इसका होता है मेथेनोइक, फॉर्मिक HCOOH, ये होता है फॉर्मिकल HCOOH। HC ना, यस सर। HCOOH होता है। ठीक है ना, नहीं होता है एसिटिक अम्ल का। ठीक है। आप देखिए तो बोलिए चींटी के डंक में पाया जाने वाला मेथेनोइक फॉर्मिकल HC OH। इसी तरह से बोलिए दही में कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टाइटेरिक अम्ल। इमली में टाइटेरिक अम्ल, इमली में टाइटेरिक अम्ल। टाइटेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरह से सेव में मैलिक अम्ल। सेव में मैलिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरह से बोलिए नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। सिरका, क्या चीज? सिरका में एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल इसका होता है CH3COOH। OH इसका अनुसूत्र होता है। ठीक है, यस सर। आप देखिए फिर से बोलिए, चींटी या लाल चींटी के डांग में क्या पाया था? मेथनोइक फॉर्मिकम। इसका अनुसूत्र होता है HCOOH। बोलिए, सिरका में एसिटिक अम्ल इसका सूत्र होता है CH3COOH। OH होता है। ठीक है, इसके बाद बोलिए, नींबू संतरा में कौन नाम? सिट्रिक सिट्रिक अम्ल। अम्ल। नाम सिट्रिक अम्ल। नींबू के रस का pH मान 2.2। बोलिए, सेब में कौन नाम? मैलिक मैलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर लाल किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर क्या होता है? लाल। ठीक है, इसके बाद इमली में कौन नाम? टर्टेरिक अम्ल। इमली में टर्टेरिक अम्ल। टर्टेरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल शरीर में जम जाता है क्या? ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में क्या शरीर में बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो थकावट महसूस होता है और खत्म किया जाता है शरीर में गति लाकर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे सुनिए। आगे कहता है कि संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक है तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। कहते हैं रक्त को। नहीं, अच्छा ये उत्तक हो गया। यहाँ पर कह रहा है संवहन उत्तक। क्या चीज? संवहन उत्तक। रक्त है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है ना। संवहन उत्तक क्या है? तो कहेंगे ये जाइलम। क्या चीज? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ऐसा उत्तक है जो क्या है? संवहन संवहन उत्तक है। जाइलम क्या करता है? तो यह जड़ से नीचे से ऊपर ले जाता है। क्या? तो दो चीज ले जाता है, एक तो जाल, दूसरा खनिज लवण। क्या ले जाता है? खनिज लवण ले जाता है। खनिज। बोलिए, संवहन उत्तक कौन कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या ले जाता है? जाल और खनिज। कहने से कहने तो नीचे से ऊपर। एक और ये कैसा होता है? तो कहेंगे मृत उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता मृत उत्तक। है? मृत मरा हुआ होता है। एक होता है फ्लोएम, या भोजन को, किसको? भोजन को ऊपर से नीचे लाता है। नीचे लाता है। और इसका कैसा उत्तक है? जीवित उत्तक। इस तरह से आप जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिख लीजिएगा। दोनों संवहन उत्तक है। चलिए आगे सुनिए। कहता प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी कैसे करता है? प्रसरण। किसके द्वारा? प्रसरण द्वारा। एक आप पढ़िएगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन बोलिए, तो अपने शरीर में बेकार या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? जैसे ब्रिक। क्या चीज? ब्रिक को बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। देखिए, तो किडनी जो होता है ब्रिक, ये उसको बोलते हैं सबसे छोटा कार्यात्मक रचनात्मक याद। क्या है ब्रिक का? तो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। और एक होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन होता है जो तंत्रिका तंत्र। क्या चीज? तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक शब्द क्या है? न्यूरॉन। और नेफ्रॉन हो जो ब्रिक का छोटा रूप है। ठीक है, किडनी का। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर आगे सुनिए। आगे कह रहा है क्या कि बोलिए, मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि। तो मनुष्य का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? बोलिए, यकृत है। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है बाबू? मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। यकृत की संख्या एक होता है, इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। कहता है लीवर में कौन सा विटामिन रहता है? तो विटामिन ए रहता है लीवर में। ठीक है, जब शराब आदमी पीता है तो किसको प्रभावित करता है? लीवर को। खराब हो जाता है। ठीक है ना। और यह उत्सर्जन तंत्र भी है, ये उत्सर्जन तंत्र में भी काम आता है। बोलिए, लीवर की संख्या कितने होते हैं? एक। तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? लीवर। जो कहेगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग किसका? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा का रंग गोरा काला मेलानिन के कारण। मेलानिन वर्णक के कारण क्या होता है? त्वचा का रंग गोरा या काला होता है। ठीक है ना। और कहेगा मनुष्य या मानव में सबसे बड़ा, मानव में सबसे बड़ा कोशिका, मानव में सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा। तो कोशिका क्या हो जाता है? सूत्र अंडाणु। क्या होता है?
डानु होता है जो सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा कोशिका होता है मानव में, ठीक है। और ये होता है कहाँ? महिला में होता है, महिला में अंडाणु बनता है कहाँ? तो अंडा से कहाँ? अंडाशय में या अंडाणु का निर्माण होता है। और एक होता है छोटा कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका होता है शुक्राणु बनता है वृषण। और ये होता है पुरुष में, कहाँ होता है? पुरुष में होता है। या शरीर से नीचे शुक्राणु बनता है। शरीर के टेम्परेचर से क्या होना चाहिए? टेम्परेचर शुक्राणु बनने के लिए कम, इसलिए वृषण शरीर का कहाँ रहता है? नीचे रहता है। चलिए इसके बाद में फिर ये हो गया, फिर से बोलिए। मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु को क्या कहते हैं? वृषण। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। ये होता है पुरुष में, शरीर के टेम्परेचर से कम कम टेम्परेचर पर बनता है, तापमान पर बनता है। देखिए मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका अंडाशय। महिला में होता है, बनता है अंडाशय में बनता है। बोलिए मनुष्य का अंग सबसे बड़ा त्वचा, इसका गोरा काला मेलानिन कारण होता है। बोलिए मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत या अंता ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि? अंता ग्रंथि। बोलिए शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। बोलिए सेरेबेलम क्या है? मनुष्य के संतुलन को बनाए रखता है। जो चलने के लिए चलते हैं तो हम सही डायरेक्शन में चलेगा, जो सेरेबेलम आपको ठीक रहेगा तब। और जहाँ सेरेबेलम गड़बड़ा गया तब लाइन पर सही से नहीं चलिएगा, ठीक है। आप एकदम हो जाइएगा, लाइन से इधर उधर हो जाइएगा, इसे चलना चाहिए। या तो आप कोई चीज को नहीं पकड़ सकते, जैसे ऐसे हम पकड़ सकते हैं तो आपको सेरिबेलम खराब हो जाएगा, तो आपको बढ़िया से नहीं पकड़ेगा ऐसे एकदम आई से तो हो जाएगा इधर उधर। आई बात समझ में? तो जब आदमी दारू पीता है, शराब जब पिएगा तो आपको सेरिबेलम को नर्वस कर देता हूँ। आई बात समझ में? तो बोलेगा पाप, तो बोल दे तो मम्मी। नहीं बोलता है, सही से देखता है। जवान क्या होता है? लड़खड़ाने लगता है, ठीक है ना। चले के चाहिए नहीं तो चल तू तेरी नहीं होता है कि नहीं? तो ये क्या है होता है? कहा कि सेरिबेलम इसको काम नहीं करता है, करता लेकिन सही से काम पकड़े के चाहिए इसे। और वही अगर जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आदमी पीले रहता है, तेरी के तू हमको ऐसे करेगा, और जाता है इसे पकड़े क्या हो रहा तो अपने सेरिबेलम तो गड़बड़ा रहता है। क्या होता है? कुछ आ जाता है बेचारा, मुंह कान फुला के फिर चलाता है। इसलिए शराब उराब पीना बिल्कुल आप एकदम विरोध कीजिए। जहां भी आप अपने जीवन में कभी नहीं गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सारा चीज से दूर रहिए। जो सब का सेवन करता है उससे आप दूरी बनाइए, ठीक है। ये सब जीवन के बहुत ही खराब चीज है, सेवन है, ठीक है। ये सब से दूर रहिए, जिंदगी हमेशा एकदम खुशी संपन्न रहेगा। चलिए तो ये सेरिबेलम का कहानी है। आई बात समझ में? चलिए आगे सुनिए। कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन कहाँ होता है? किशोरावस्था में। अवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 4। अवस्था कितने प्रकार के? पहला शैशव अवस्था। पहला बोलिए, पहला शैश अवस्था होता है पहला। ये होता है जन्म से। कहाँ से? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक को क्या कहते हैं? शैश अवस्था। फिर होता है बाल अवस्था। क्या होता है? बाल अवस्था होता है। बाल अवस्था कहाँ से कहाँ तक? 6 से लेके 11 तक, या कहें 10 तक, ठीक है। 6 से लेके 10 तक होता है। फिर होता है क्या? किशोरावस्था। 11 से 19 तक। 11 से लेके 19 तक होता है। फिर होता है वृद्ध अवस्था। क्या होता है? वृद्ध अवस्था होता है। व्यास इसको बोलते हैं, व्यास के मनुष्य। क्या बोलते हैं? व्यास के मनुष्य या व्यास की अवस्था, ठीक है। तो ये होता है कहाँ? 19 वर्ष से अधिक होता है। तो बोलिए शैश अवस्था कहाँ से? जन्म से लेके 5 वर्ष तक। बाल अवस्था 6 से लेके 10 और किशोरावस्था 19 से लेके 19। अपना शरीर का वृद्धि विकास जितना भी है, सोचने समझने का क्षमता, शक्ति, किशोरावस्था में शरीर का परिवर्तन। आप जैसे देखिएगा कि जो
मान लिया 10 वर्ष तक रहा, यहाँ के बाद वो चले गया कहीं पढ़ने के लिए, आया तब पूरा एकदम चिढ़ाए ना, पूरा मोछ दाढ़ी ये सब आता है ना, तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है मोछ दाढ़ी पुरुष में। किसको में? पुरुष में। तो पुरुष में होता है टेस्टोरोन। टेस्टोरोन हार्मोन के कारण पुरुष में क्या होता है? मोछ दाढ़ी आना। ठीक है ना। आप देखिए महिला में भी होगा। महिला में क्या होगा? स्तन का वृद्धि होगा। ठीक है, स्तन का वृद्धि विकास, ये सारा चीज किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, तो दोनों ये महिला पुरुष दोनों में होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसी को ये कहाँ होता है? किशोरा अवस्था में होता है। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद बोलिएगा अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय कोश। मानव हृदय कोश। देखिए मानव में हृदय के कोश कितने होते हैं? चार। बोलिए मेढक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके बाद मछली में 2। मछली में होता है 2। स्तनधारी क्या कहता है? 4 स्तनधारी। मछली में कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होता है। ठीक है ना। एक हम लोग पिछले कर रहे थे तिलचट्टा था, उसमें तंत्र के कितने जोड़ा होते थे? 10 जोड़ा। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। जोड़ा होता है तिलचट्टा में श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ तक हम लोग किए। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या चीज? रक्त। बोलिए रक्त कहता है रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। जो तरल क्या चीज? तरल संयोजी उत्तक है। बोलिए रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 4। जो 7 से ज्यादा रहेगा उसको क्षारीय कहेंगे। हल्का क्या चीज? हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। होता है क्या? तरल संयोजी उत्तक। आप देखिए रक्त को 2 भाग में बांटा गया। रक्त को कितने भाग में? 2 भाग में। एक तो प्लाज्मा, एक क्या चीज? प्लाज्मा। और दूसरा रक्त कलिकाएं। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पहला ठोस और द्रव। देखिए एक होता है द्रव और दूसरा होता है ठोस। ठीक है ना। अब देखिए द्रव में जैसे इसको में 2 चीज होता है कि नहीं? यस। कौन कौन होता है? बोलिए बोलो जी, बोलिए कुछ ना। अब एग्जाम बाद याद करना। हाँ ठीक, चलिए देखिए तो यहाँ जो है द्रव में रहता है प्लाज्मा। क्या रहता है? प्लाज्मा। ठीक है, ये कितना परसेंट? 55%। कोई भी अपने आप में कितना परसेंट? 100% होता है। कितना परसेंट? 100%, 100%। तब 55% प्लाज्मा हो गया, तब 45% द्रव 2 पकड़ के सर ठोस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रक्त कनिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्त कनिकाएं। रक्त कनिकाएं होता है। क्या होता है? रक्त कनिकाएं। अब देखिए ये प्लाज्मा को 2 भाग में बांटा गया है। प्लाज्मा को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है ना। जल प्रोटीन। जल और दूसरा होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, जल होता है कितना परसेंट? तो जल होता है 90%। ये भी अपने आप में 100%, तो 90% हो गया जल और 10% प्रोटीन। अब प्रोटीन को भी 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। प्रोन्थोबिन। यस सर। प्रोन्थोबिन। इसके बाद प्राइनोजिन। फाइब्रोनोजिन। हिपैरिन। इसके बाद में क्या होता है? हिपैरिन होता है। क्या होता है? हिपैरिन। आप देखिए कहता है कि हिपैरिन और फाइब्रिनोजिन और हिपैरिन के सम्मिलित को क्या कहते हैं? तो सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। देखिए हिपैरिन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमने देता। जो शरीर में अगर जो जम जाएगा रक्त, तो हमारा रक्त क्या करता था? ऑक्सीजन को अनेक ऊतक तक क्या करता है? कोशिका तक पहुंचाता है। और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो अंग अपना क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मर जाएगा तो फिर उसी तरह से पूरा कोशिका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या होगा? आप कहानी खत्म हो जाएगा। इस कारण से ये हिपैरिन नामक जो है प्रोटीन, ये रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से बोलिए रक्त कनिका को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3। एक होता है WBC, इसको व्हाइट ब्लड सेल या तो RBC। यहाँ देखो ना यार,
व्हाइट ब्लड सेल या तो कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। 4 दिन तक ये जीता है, फिर मर जाता है। ठीक है, ये अपना त्वचा के नीचे रहता है, ये उजला उजला तरह के रहता है। ठीक है, ये हम लोग के रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। कौन? WBC WBC। इसके बाद होता है क्या? RBC। क्या होता है? RBC रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल होता है कहाँ तक? 120 दिन तक होता है। ये अपना शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए RBC माने लाल रक्त कणिकाएं। तो रक्त क्या होता है? लाल। रक्त क्या होता है? लाल। तो लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। और तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसी को कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु होता है या रक्त को थक्का बनाता है। थक्का माने जमाता है, कहीं पे हम क्या हो जाता है? कट छक जाता है तो ज्यादा रक्त को बहने नहीं देता, ये जमा देता है।